Hello everyone, welcome to your own channel 24/7 English. Wishing you all a very happy Republic Day. आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. So before going further, let's go through the preamble of our constitution. Here is on the screen. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of age. As per डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और आज के दिन हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है और हम सबको इसको पढ़ना भी चाहिए और समझना चाहिए और अच्छे ह्यूमंस बनने की कोशिश करनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. दिस इज द पार्ट 3 of our lesson, The Enemy, written by Pearl S. Buck from the book Vistas for class 12th. Page number 14. I thought they had come to arrest you, she said. He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. Somehow I must get rid of him. Sitow goes to see the general. Now, we have already done that a policeman came to the house of Dr. Sitow to tell him that general was not in a good condition or general wanted his help. He seek his help for his disease. जिस भी प्रॉब्लम से वो फेस कर रहे थे जनरल, उनको उस टाइम पे डॉक्टर सटाव की रिक्वायरमेंट थी, ज़रूरत थी और उन्होंने उसको बुलाने के लिए भेजा. बट उसके आने से आप जानते हैं कि हैना बहुत ज़्यादा डर जाती है. और क्यों डर जाती है? बिकॉज देयर इज़ एन अमेरिकन सोल्जर इन देयर फैमिली और इन देयर होम, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी वॉज फीलिंग दैट if in case the general will come to know that they are hiding the person, so maybe he can declare them as traitors. So अब होता क्या है कि वो आता है वहाँ पे और वो उनको बताता है कि उसको पहले ऐसा लगता है कि शायद ये तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आया है ना. अब वो बहुत परेशान है, बहुत शी इज़ टोटली एंक्शियस और वो ये चाहती है कि हम जल्दी से जल्दी इस आदमी से हमें छुटकारा मिल जाए. व्हाट शी सेज दैट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक. अब वो खुद भी डॉक्टर सदाव बहुत परेशान है, बहुत डिस्ट्रेस में है और अब वो ये सोचता है कि जल्दी हम इसको वी मस्ट गेट रिड फ्रॉम हिम, कि इससे हमें जल्दी से छुटकारा सबको मिल जाए. और ऐसा सोचता हुआ डॉक्टर सदाव जनरल को देखने के लिए चला जाता है. ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton, so few Japanese have. अब डॉक्टर सदाव ऑलरेडी जनरल को ये बता चुके हैं और वो बहुत वीक है उस टाइम पे. और ही सेज दैट आई अंडरस्टैंड फुली, मैं सब कुछ समझता हूँ अच्छे से क्योंकि मैं भी प्रिंसटन में जाके मैंने डिग्री ली है. आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग. आई केयर नथिंग फॉर द मैन, एक्सीलेंसी, सदाव सेड, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, yes, yes, the general said, it only makes me feel you indispensable to me. Evidently, you can save anyone, you are so skilled. You say you think I can stand one more such attack as I have had today. Now what happened? General को heart attack आया है and Dr. Sadav has gone there for his treatment. So अब होता क्या है कि वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं. डॉक्टर सदाव ऑलरेडी उनको बता चुका है उस आदमी के बारे में, अमेरिकन सोल्जर के बारे में, कि हम इस तरह से उसको लेकर आए और हमने उसको बचा लिया. बट अब वो ये कहता है कि नाउ व्हाट द डॉक्टर सेज दैट आई केयर नथिंग फॉर द मैन, कि मुझे उस आदमी की कोई परवाह नहीं है. अब वो ये सब कुछ बता चुका है कि वो क्यों लेकर आया, बिकॉज ही इज अ डॉक्टर एंड बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन ही हैज़ टू ट्रीट द पेशेंट, अ डाइंग पेशेंट स्पेशली. सो वो उसको ले आता है. अब डॉक्टर जो जनरल है वो डॉक्टर को यही कहते हैं कि हाँ ठीक है, मोर इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल मीन्स दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट और यू कैन बी रिप्लेस्ड. अब प्रॉब्लम क्या है कि जनरल को अपने ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर सडाव की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़रूरत है और वो डॉक्टर सडाव को अपने दूर से दूर नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है कि उनको कभी भी उनके
उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, उनकी नेसेसिटी हो सकती है अपने सर्जरी के लिए। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, वो डॉक्टर सडाव से कहते हैं कि मैं जानता हूँ यू आर वेरी स्किल्ड, स्किल्ड मीन्स यू आर फुल ऑफ स्किल्स, तुम्हारे अंदर इतनी आप कह सकते हैं कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आपको इतनी नॉलेज है कि आप किसी को भी बचा सकते हैं, यू आर अ वेरी स्किल्ड पर्सन एंड यू कैन सेव एनीवन, तुम बचा सकते हो किसी को भी। और मैं जानता हूँ, आई थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर, और मुझे मालूम है कि मुझे एक और अटैक हो सकता है। अटैक जैसा आपको बताया कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, तो हार्ट अटैक एक और हो सकता है। अब जनरल को ये टेंशन है कि कहीं मैं ना मर जाऊं, तो इसलिए मुझे बचाने के लिए डॉक्टर सडाव को यहाँ रहना ही होगा। बिकॉज अगर वो एज अ ट्रेटर डिक्लेयर कर देता है डॉक्टर सडाव को और वो जेल चले जाएंगे, ही विल बी इन प्रिजन, और अगर प्रिजन में जाते हैं या ऐसी कुछ उनको पनिशमेंट मिलती है, मे बी ही कुड बी मर्डर्ड, तो और ऐसा कुछ होता है, तो वो जनरल जो है उसकी लाइफ देयर इज अ बिग थ्रेट ऑन हिज लाइफ आल्सो। दैट्स व्हाई ही वांटेड टू सेव हिमसेल्फ, एंड टू सेव हिमसेल्फ ही वांट टू सेव द डॉक्टर। नॉट मोर देन वन, सडाव सेड, देन certainly आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू। कहते हैं नॉट मोर देन वन, कि आपको अटैक तो आ सकता है लेकिन एक से ज्यादा नहीं, मतलब एक के चांसेस है कि मे बी एक और अटैक आ सकता है। तो वो कहते हैं कि देन certainly I can allow nothing to happen to you, the general said with anxiety. His long pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. You can't be arrested, the general said, closing his eyes. Suppose you were condemned to death and the next day I had to have my operation. Same thing. अब जो डॉक्टर सदाव को जनरल जो है वो अश्योर कर देता है कि डोंट वरी, नथिंग विल हैपन टू यू, कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि उसका दे आर सेइंग दैट हिज लॉन्ग पेल फेस, अब उसका पेल फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस, विच मीन दैट ही वाज इन डीप थॉट। अब जनरल का जो फेस है बहुत पेल दिखाया है, ही वाज इन पेन, तो वो कहता है कि हिज फेस वाज एक्सप्रेशनलेस एंड ही वाज इन थॉट, कुछ सोचने लग जाता है, और वो फिर स्ट्रेट अवे ही कहता है कि तुम्हें कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, यू कांट बी अरेस्टेड। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें अरेस्ट कर दिया, और वाई चीज यू इफ यू वर कंडेम्ड टू डेथ, अगर तुम्हारी डेथ हो जाती है, तुम्हें पनिशमेंट मिल जाती है, तो क्या होगा? तो मेरा क्या होगा? बाकी लोगों का नहीं, मेरा क्या होगा? सो एक्चुअली ही इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ। There are other surgeons, Excellency, Sadao suggested. None I trust, the general replied. The best ones have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died. I do not care for their point of view. He signed. अब क्या कहते हैं कि योर एक्सेलेंसी, क्योंकि वो बहुत सीनियर जनरल है और उसी के सारे ऑर्डर्स जो है वो पूरे जापान में फॉलो होते हैं, तो सडाओ कहते हैं कि और भी बहुत से डॉक्टर्स हैं योर एक्सेलेंसी, आप उनको भी दिखा सकते हैं। बट जनरल कहता है कि आई कैन ट्रस्ट ऑन एवरीवन, मैं हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, यू आर द ओनली वन टू हुम आई कैन ट्रस्ट। सो अब वो क्या कहता है, क्योंकि वो डॉक्टर्स तो अच्छे हैं, वो सब जर्मन में पढ़ के आए हैं, जर्मनी से पढ़ के आए हैं, और सारे दे आर वेल ट्रेन्ड, बट वो क्या कहते हैं कि वो तब भी कह देंगे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है, यानी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, इवन आई डाइड, कि अगर मैं मर भी जाता हूँ तो भी वो कहेंगे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, मतलब हमने जो ऑपरेशन किया वो सक्सेसफुल हो गया, ऑल्दो पेशेंट मरता है तो मर गया, कोई बात। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसे उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, एंड आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को केयर नहीं करता, मतलब वो क्या सोचते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं या क्या समझते हैं, मैं उस चीज की कोई परवाह नहीं करता, आई डोंट केयर। सो नाउ डिसाइड, it seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality. What he says, German ruthlessness, the ruthlessness means determined to succeed, सक्सेस के लिए एकदम डिटरमाइन होना, वो चीज, और उसके साथ अमेरिकन सेंटिमेंटेलिटी, सेंटिमेंटेलिटी मीन्स इमोशंस, कहता है हम इन दोनों चीजों को कंबाइन नहीं कर सकते, मतलब अमेरिकन सेंटिमेंटेलिटी की इमोशंस है तुम्हारे उसके साथ जुड़े हुए, और जर्मन्स की सक्सेसफुलनेस, कि वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, दे आर वेरी मच डिटरमाइंड टू गेट सक्सेस, तो मैं इन दोनों चीज़ों को कंबाइन नहीं कर सकता, और उस केस में मैं अपने ऊपर ये बात नहीं लेकर आ सकता, सो मैं किसी और डॉक्टर को नहीं दिखा सकता। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी while I was unconscious. The journal laughed. He had an unusual sense of humor. As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? He asked. अब क्या कहते हैं जर्नल्स को कि देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर, कि तुम अपने प्रिजनर को टर्न योर प्रिजनर ओवर, टर्न योर प्रिजनर मतलब हैंड ओवर करना, टर्न द प्रिजनर ओवर मीन्स टर्न ओवर या हैंड ओवर करना उसको टू द पुलिस, टू एग्जीक्यूशन, किस लिए? एग्जीक्यूशन मीन्स टू किल, कि तुम पुलिस को हैंड ओवर कर दो, वो अपने आप उसको मार देंगे। एंड येट आई कुड बी श्योर दैट यू वुड नॉट, और मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ फिर कि मैं उस चीज़ से एश्योर हो जाऊंगा कि तुम मेरा मर्डर नहीं करोगे जब तुम मुझे मेरा ऑपरेशन करोगे या मेरी सर्जरी करोगे।
ऐसा क्यों कहता है? ही वॉज लाफिंग एक्चुअली, वो मजाक कर रहा था। क्यों? क्या वो ये कहना चाह रहा था कि अगर मैं तुम्हारे प्रिजनर को, जिसको तुमने सेव किया है, अगर मैं उसको पुलिस को पकड़वा कर उसको मरवा भी देता हूँ, तो एटलीस्ट तुम वो दुश्मनी मुझसे नहीं निकालोगे और ऑपरेशन के टाइम तुम मेरा मर्डर नहीं करोगे। एंड ही लाफ्ड। और उसके बाद क्या होता है, अब वो कहता है ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब मजाकिया उसका नेचर था, अनयूजुअल था, डिफरेंट था वो बाकियों से। और एज अ जापनीज कुड यू नॉट कंबाइन, और कहता है एज अ जापनीज तुम इन दोनों फॉरेन एलिमेंट्स को कंबाइन नहीं कर सकते, मतलब जर्मन्स को और अमेरिकन को, कि उनकी नॉलेज को भी लो और वहां के इमोशंस को भी लो और दोनों को साथ में रखकर तुम चलो। Sadao smiled. I'm not quite sure, he said, but for your sake, I would be willing to try, Excellency. कहता I'm not very much sure, but still I'll try if you say. अगर आप ऐसा कहते हैं चलो फिर भी मैं try करूँगा. The general shook his head. I had rather not be the test case. He said he felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific. It is very unfortunate that this man should have washed up on your doorstep, he said irritably. अब क्या कह रहे हैं जनरल? जनरल अपना हेड शेक करता है, और फिर कहता है कि आई हैड रादर नॉट बी एबल, नॉट बी द केस, टेस्ट केस, मतलब मैं किसी और डॉक्टर का टेस्ट केस का मतलब कि किसी और डॉक्टर का मैं के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट का केस नहीं बनना चाहता कि वो मुझ पर एक्सपेरिमेंट करे, और मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई बात हो। और सडनली वो बहुत वीकनेस फील करता है एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिशियल इन, और बहुत खुश होता है इसलिए कि उसकी लाइफ जो है ऑफिशियल इन टाइम सच एज दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्रीज की, बहुत सारी विक्ट्रीज जो है वो जापान की उसी की वजह से हुई हैं। और वो कहते हैं ना कि सारे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर है, कि उसी के कंधों पे सारी जिम्मेदारी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। तो वो इस चीज़ से खुश भी है, और साउथ पैसिफिक की जितनी भी विक्ट्रीज हुई हैं वो सब उसके उसी के लिए, मतलब द होल क्रेडिट गोज टू द जर्नल। सो अब वो कहता है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत अनलकी बात है, बहुत तुम्हारे लिए अनफॉर्चुनेट है कि वो आदमी आके तुम्हारे ही डोर स्टेप पे आके गिरा, मतलब तुम्हारे ही डोर स्टेप पे वॉश होके आ गया। वॉश होके आ गया मतलब किसी ने तुम्हारे ही घर के दरवाजे पर उसको फेंक दिया। नाउ ही सेड इरिटेबली, थोड़ा इरिटेट होके कहता है कि अच्छा नहीं हुआ, मतलब अंदर से तो नहीं चाह रहा कि वो डॉक्टर सदाओ को ऐसे छोड़ दे, लेकिन यहाँ पर उसकी अपनी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? क्योंकि उसको भी सर्जरी करवानी है, और डॉक्टर सडाव को कुछ हो जाता है तो उसके मरने के चांसेस पूरे हो जाते हैं। आई फील इट्स सो माई सेल्फ, सडाव सेड जेंटली। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, सडाव कहता है। क्यों? क्योंकि उसको भी नहीं अच्छा लग रहा था कि एक अमेरिकन सोल्जर जो है, एक अमेरिकन प्रिजनर उसके घर पे आ गया, उसके डोरस्टेप पे आया है। यहाँ पे जैसा हम जानते हैं ह्यूमन नेचर होता है सबका, सब जानते हैं इस चीज को कि हम अपने बेनिफिट के बारे में पहले सोचते हैं, बाकी चीजों को बाद में देखते हैं। तो बाकी सब हमारे लिए सेकेंडरी है, ओनली आवर बेनिफिट इज द प्राइमरी फैक्टर। तो हम प्राइमरी किसको लेते हैं? हम अपने बेनिफिट को। तो यहाँ पे जर्नल का अपना बेनिफिट है, अपना उसका फायदा है, इसलिए वो उसको छोड़ रहा है, वरना ऐसा कभी नहीं करता वो। इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जर्नल सेड, not by you, but by someone who does not know him. I have my own private assassins. Suppose I send two of them to your house tonight, or better, any night. You need know nothing about it. It is now warm. What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps? अब क्या कहता है जर्नल? उसको कहते हैं कि क्या ये अच्छा नहीं होगा कि अगर क्वाइटली किल्ड, मतलब उसको क्वाइटली मतलब सीक्रेटली, कि उसको चुपचाप खत्म कर दिया जाए और किसी को पता भी ना चले। नॉट बाय यू, तुम नहीं मारो उसे, बट क्या कहते हैं, आई हैव माई ओन प्राइवेट एसेसिन्स। एसेसिन्स मीन्स किलर्स, कि मेरे पास अपने किलर्स हैं। किलर्स क्या? जो मार देते हैं जाके चुपचाप। कहते हैं मेरे पास अपने ऐसे एसेसिन्स हैं जो चुपचाप वहां जाके मार देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सो सपोज आई सेंड, अब मैं अगर सपोज दो लोगों को वहां पे, टू ऑफ देम, किसी दो को वहां भेज दूँ, तो क्या ये बेटर नहीं होगा कि किसी भी नाइट, टू नाइट, या तो आज रात को, और एनी नाइट, कि किसी भी आज, कल, परसों, किसी भी दिन, मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, किसी भी दिन मैं उसको भेज दूं और चुपचाप वो मार के चले जाए, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। एंड उसके लिए वो क्या कहता है, दैट इट विल बी बेटर कि तुम जो पार्टीशन है, मतलब अपने घर का जो पोर्शन है जहाँ पे वो व्हाइट मैन है, उसका वो बैक डोर जो है तुम उसको ओपन रखना, और गार्डन की तरफ से वो रास्ता होना चाहिए, मतलब कि वो गार्डन की तरफ से आएंगे दोनों असेसिन्स, उसको मार के चले जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। Certainly, it would be very natural, Sadao agreed. In fact, it is so left open every night. Good, the general said, yawning. They are very capable assassins. They make no noise and they know the trick of inward bleeding. If you like, I can even have them remove the body. क्या कहते हैं आप? डॉक्टर सडाव कहते हैं कि हाँ, ऐसा तो रियली मोस्टली ऐसा होता है कि वो जो डोर है वो खुला ही रहता है, क्योंकि मेरा वो डोर जो है वो गार्डन की साइड ही है और मैं मोस्टली उस डोर को खुला रखता हूँ। टफ फॉर मी कि मैं उसको खुला छोड़ूँ, इट्स ऑलरेडी, इट्स क्वाइट लेफ्ट ओपन।
और फिर उसके बाद जर्नल क्या कहते हैं, यॉर्निंग। यॉर्निंग मीन्स थोड़ा उबासी लेते हुए, बिकॉज एज दे हैव टोल्ड बिफोर दैट ही वाज फीलिंग अ लिटिल बिट वीक, पेन है, दर्द है, पेल है, और इस वजह से वो थोड़ा एग्जॉस्ट भी फील कर रहा है। सो अब वो क्या कहते हैं, दे आर वेरी कैपेबल। कैपेबल मीन्स दे आर वेरी कम्पिटेंट असेसिन्स, मतलब बहुत नॉलेजेबल हैं और इस चीज़ में बहुत परफेक्ट हैं, उनको सब पता है। तो वो चुपचाप आएंगे, कोई नॉइज़ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो चुपचाप अपने ट्रिक से उसका मर्डर कर देंगे। प्लस उनको ये ट्रिक भी आती है कि कैसे उनको हिट करना है कि अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए। इंटरनल ब्लीडिंग मीन्स कि आपके अंदर ऑर्गन्स में ही ब्लीडिंग शुरू हो जाए और बंदा मर भी जाए, किसी को बाहर से पता भी ना चले। तो ऐसी ट्रिक भी आती है उनको। और वो कहता है कि इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो मैं उसकी डेड बॉडी को भी रिमूव करवा सकता हूँ, मतलब उसको, उसका मर्डर करवा के उसको भी वहां से चुपचाप रिमूव करा दूंगा, किसी को भी कानो खान पता नहीं चलेगा। सराव कंसिडर्ड that perhaps would be best, Excellency, he agreed, thinking of Hannah. He left the general's presence then and went home, thinking over the plan. In this way, the whole thing would be taken out of his hands. He would tell Hannah nothing, since she would be timid at the idea of assassins in the house, and yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. How else could rulers deal with those who oppose them? अब वो क्या कहता है, हाँ दिस इज फाइन, ये प्लान बिल्कुल सही है और आप ऐसा ही एग्जीक्यूट करिए इसको। और फिर उसके बाद वो जनरल के घर से अपने घर में वापस आ जाता है, एंड आफ्टर कमिंग ही वाज थिंकिंग ओवर द प्लान। अब वो उसी प्लान के बारे में सोच रहा है, बिकॉज अब उसको अंदर से ये लग रहा है कि मैंने इसको बचाया, लेकिन अब मैं इसके मर्डर का प्लान करके आ रहा हूँ। तो वो सोच रहा है, और उसको फिर साथ साथ उसको ये भी लग रहा है कि इस सब के बाद दिस होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स, कि अब ये सब चीज़ें मेरे हाथ से निकल चुकी है। क्यों? क्योंकि अब वो सब कुछ जनरल को बता चुका है और अब सब कुछ जनरल की नॉलेज में है। तो इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि अब उसके ऊपर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिकॉज जनरल विल सेव हिमसेल्फ टू हिम। अब वो जनरल उसको खुद ही अपने आप बचा लेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी भी जान प्यारी है, अपने आप को भी, अपनी भी जान बचानी है उनको। और फिर वो ही वुड टेल हैना नथिंग। वो सोचता है कि हैना को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हैना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि कोई एसएसएस, कोई किलर हमारे घर में आते हैं और इस तरह से हमारे ही घर में मर्डर करके चले जाते हैं। एक तो वो पहले से शी इज़ ऑलरेडी फ्राइटफुल, वो बहुत डरी हुई है, और उसके बाद अगर ऐसा उसको पता चलता है तो हो सकता है वो और ज़्यादा डर जाए, और ज़्यादा एंक्शियस हो जाए, और ज़्यादा टेंशन में आ जाए। तो इसलिए वो कुछ भी और उसको बताना नहीं चाहता। तो वो क्या सोचता है कि वो लोग आएंगे और ठीक है, आके उसको मर्डर करके चले जाएंगे। एंड फर्दर ही सेज दैट येट सडनली सच पर्सन्स वर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट। एब्सोल्यूट स्टेट, अभी कहते हैं असेंशियल, कि हाँ ऐसा ही आना, उन लोगों का आना असेंशियल मीन्स नेसेसरी हो गया है। क्यों? क्योंकि अब मेरे को, आई वॉन्ट टू गेट रिड फ्रॉम दिस पर्सन और आई गेट रिड ऑफ दिस मैन, कि मुझे भी इससे अब छुटकारा पाना है, तो उन लोगों का आना अब ज़रूरी है मेरे घर में। और एब्सोल्यूट स्टेट का मतलब ऑटोक्रेटिक स्टेट। ऑटोक्रेटिक क्या होता है? जैसे हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, वैसे ही जापान जो है दैट इज ऑटोक्रेटिक कंट्री। ऑटोक्रेटिक कंट्री में देयर इज वन रूलर, और वही सबको रूल करता है और सबको ऑर्डर्स, उसी के ऑर्डर्स जो है वो फॉलो करने होते हैं। एंड हियर द जर्नल इज द मेन पर्सन, ही इज द रूलर। तो वही पूरी सारी पावर्स को होल्ड करता है। तो यहाँ पे जनरल के हाथ में ही सारी पावर्स हैं, वो जो चाहे वो कर सकता है, बिकॉज दिस इज एन ऑटोक्रेटिक कंट्री। तो अब वो कहता है ऐसी कंट्री में ऐसा होना ही जरूरी है। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील? और फिर वो ये भी रियलाइज कर रहा है कि रूलर्स जो हैं वो कैसे डील करते होंगे उन लोगों के साथ जो उनको अपोज करते हैं। अपोज मतलब जो उनके अगेंस्ट बात करते हैं। तो वो क्या क्या करते होंगे उनके साथ? वो तो चुपचाप उनको उनको मरवा ही देते होंगे, उनका मर्डर ही करवा देते होंगे, और लोगों को पता भी नहीं चलता होगा कि हुआ क्या। क्योंकि अब ये सब बातें वो सुन के आया है, जब उसको पता चला है कि ऐसे असेसिन्स हैं कि उनको ऐसे भी ट्रिक्स आती है कि वो इंटरनल ब्लीडिंग कर देते हैं और लोग खत्म भी हो जाते हैं और किसी को नहीं पता चलता। तो वो ये सब बातें सोच रहा है। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. But as he opened the door, to his surprise, he found the young man out of bed and preparing to go into the garden. अब वो he refused to allow anything, अब वो बाकी सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहता है, बट नाउ ही सेज रीजन मतलब यहाँ पे लॉजिकली वो सोचना चाहता है, और वो सब चीज़ों को अपने माइंड में रखा हुआ है उसने, और वो ये सोचते हुए उसके रूम में जाता है, अमेरिकन के रूम में, और वो क्या देखता है कि द अमेरिकन वॉज आउट ऑफ बेड। आउट ऑफ बेड मतलब वो अपनी बेड पे वो क्या कहता है कि वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड, बट एज ही ओपन द डोर टू हिज सरप्राइज, वो देखता है कि अमेरिकन अपने बेड पे नहीं है, एंड ही वॉज ट्राइंग टू गो टू द गार्डन। तो उसने आके देखा कि वो मूवमेंट करने लगा है, मतलब वो उठ के चलने लगा है अपने आप। वॉज इट दिस, ही एक्सक्लेम्ड, हु गिव यू परमिशन टू लीव योर रूम? कहता व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है? तुम ऐसे कैसे घूम रहे हो? तुम्हें किसने परमिशन दिया ऐसे बाहर जाने की? I'm not used to waiting for permission, Tom said gaily. Gosh,
I feel pretty good again, but will the muscles on this side always feel stiff? अब क्या कहता है, द नेम ऑफ दैट अमेरिकन प्रिजनर इज टॉम। अब वो टॉम कह रहे हैं कि मुझे किसी की परमिशन की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं किसी की परमिशन की वेट नहीं करता, मैं जो काम करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ। तो इस तरह के बोल के एंड ही सेड गेली, गेली मीन्स हैप्पीली, बहुत खुश होकर बोलता है। क्यों? क्योंकि वो तो बिल्कुल डेथ से बाहर निकल के आया है, वो डेथ को फील करके आया है। एक ऑलरेडी वो, हम ये कह सकते हैं कि वो मर चुका था, लेकिन डॉक्टर सडाउ ने फिर भी उसको बचा लिया। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। एंड वॉट इज इज गॉश, गॉश मीन्स ओ गॉड। आई फील प्रीटी गुड, कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं फिर से बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। बट मेरी जो कुछ मसल्स हैं ये बहुत स्टिफ है, स्टिफ मीन्स बहुत रिजिड है, और ये इनकी मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो क्या ये हमेशा ऐसी रहेंगी या कुछ होगा इनका और ये जल्दी ठीक हो जाएगी? इज इट सो? Sadao inquired, surprised. He forgot all else. Now I thought I had provided against that, he murmured. He lifted the edge of man's shirt and gazed at the healing scar. नाउ क्या कहते हैं, अब डॉक्टर सडाव जो है सो पूछता है, इज इट सो, कि अच्छा ऐसा है कुछ कि तुम्हारी मसल स्टिफ फील कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो तो डॉक्टर है, और जैसे ही पेशेंट ने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो ही स्टार्टेड इंक्वायरिंग, वो इंक्वायरी करने लग जाता है, पूछने लग जाता है, और बाकी सब कुछ भूल जाता है। क्या भूल जाता है? कि जो भी प्लान वो जर्नल के साथ करके आया है, जो भी प्लानिंग करके आया है, जो कुछ भी सोच के आया है, वो सब भूल जाता है। और अब वो क्या कहता है, नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड। अब वो अपने मन में सोचा कि मुझे लग रहा है कि मैंने इसको सब कुछ ठीक ठीक कर दिया है, सारा मतलब ये सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, और ये शायद बेटर है। अब ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन, अब वो उसकी शर्ट ऊपर करता है, गेज्ड एट द, गेज मीन्स एग्जामिन केयरफुली, पूरे प्रॉपरली उसको देख के अच्छे से एग्जामिन करता है, और फिर उसके बाद उसके स्कार को देखता है, एग्जामिन करता है, स्कार मतलब उसकी चोट को, उसकी चोट के निशान को, जहाँ भी चोट लगी है उस वुंड को वो चेक करता है। मसाज में डू इट, ही सेड, इफ एक्सरसाइज डज नॉट। क्योंकि अब तक तो वो उससे एक्सरसाइज करवाता जा रहा था, अब वो कहता है कि एक्सरसाइज अगर इसको पूरी तरह फुलफिल नहीं कर पा रही है, काम को नहीं कर पा रही है, अगर हमारी मसल अभी भी स्टिफ है, तो मसाज पूरा काम करेगी। मसाज मीन्स कि जिसे हम मसाज करवाते हैं, करते हैं, जो मालिश जिसको बोलते हैं, तो कहते हैं अगर मसाज करवाओगे तो मसाज से ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। मतलब अब वो उसके दिमाग से सारी वो प्लानिंग जो है वो निकल चुकी है। उस टाइम फिर से उसके दिमाग में सारी बातें क्या आ गई है, बिकॉज ही इज अ डॉक्टर, अब उसका प्रोफेशन है, तो वो वापस अपने प्रोफेशन में आ गया। अब वो फिर से उसके अंदर से सारा पैट्रियोटिज्म जो है वो बाहर हो गया है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल बाहर हो गया है, लेकिन वो उसको साइड में रख दिया और उसने ह्यूमैनिटी को फिर से ले लिया, और फिर से वो बीइंग अ ह्यूमन एक काम करने लग गया है। इट वोंट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड, हिज यंग फेस वाज jaunt under the stubbly blonde beard. See doctor, I have got something I want to say to you. If I had not met a chap like you, well, I would not be alive today. I know that. अब क्या कहता है, इट वोंट बॉदर मी मच, कि इतना मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि थोड़ी मसल ही तो स्टिफ है, जिंदा तो बच गया, कम से कम ये तो मैं जिंदा तो हूँ। तो वो कहता है मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता इससे। और उसका फेस जो है दैट वाज जॉन, मतलब बहुत वीक उसका फेस है, जॉन में वीक है बहुत फेस। अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड, स्टबली मीन्स अनशेवन, अनइवन सी, अनशेवन सी उसकी बियर्ड जो है, ब्लॉन्ड गोल्डन कलर की जो बियर्ड है, बहुत अनशेवन है और अनइवन है, और ऐसे फेस के साथ, वीक फेस के साथ वो बात कर रहा है। और वो कहता है, से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपको। इफ आई हैड नॉट मेट अ जैप लाइक यू, अगर मैं आपसे नहीं मिलता तो शायद मैं मर चुका होता, मैं आज जिंदा ना होता। एंड आई नो दैट। सडाउ बोट, बट ही कुड नॉट स्पीक। बाउट मीन्स वो झुक के उसको, उसकी बात को एग्री करते हैं, वो जो बोल रहा है वो उनकी, उसका प्रेज कर रहा है डॉक्टर का, तो वो उसको मानते हैं, बट ही कुड नॉट स्पीक, वो कुछ बोलते नहीं हैं, बोल नहीं पाते। श्योर आई नो दैट। अब क्यों बोल नहीं पाते? क्योंकि वो तो उनको थैंक्स कर रहा है, बट ये क्या प्लानिंग करके आएंगे, तो उसके मर्डर की प्लानिंग करके आएंगे। सो श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली, his big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. I guess if all the Japs were like you, there would not have been a war. अब क्या कहता है वो, कि श्योर आई नो, टॉम ये बोल कि हाँ मैं जानता हूँ ये चीज़। और टॉम जो है वार्मली, मतलब वहाँ से चला जाता है, वार्मली यू कैन से, कि हैप्पीली, और उनको रिस्पेक्टफुली जो है। हिज बैक थिन, बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग, उसके बाद जो हैंड्स हैं वो ग्रिप मीन्स उसको होल्डिंग, दे आर होल्डिंग द चेयर, चेयर को उन्होंने पकड़ा हुआ है, क्योंकि वो पूरी तरह से अभी चल नहीं पा रहा है, तो चेयर को पकड़ रखा है उसने। और नकल्स पे, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, नकल्स ही होते हैं, और इसमें ये सारे वाइट हो चुके हैं, क्योंकि उसके बॉडी से ऑलरेडी जो है वो ब्लड लॉस बहुत हो चुका है। सो आई, और वो क्या कह रहा है कि आई गेस अगर सारे जब सब सब लोग
सब लोग अगर तुम्हारे जैसे हों, इतने अच्छे हों, तो आई डोंट थिंक कि कभी वॉर होगी किसी भी कंट्री में। कोई भी कंट्री जो है वो वॉर की सिचुएशन पे जाएगी अगर सब लोग तुम्हारे जैसे हों। Perhaps Sadao said with difficulty, and now I think you had better to go back to bed. He helped the boy back into bed and then bowed. Good night, he said. अब कहता है कि हाँ ठीक है, बहुत हो गया, अब तुम जा, बेटर ये है कि तुम जाके बेड पे सो जाओ। और उसकी हेल्प करता है, उसको बेड पे लिटा देता है और गुड नाइट करके निकल आता है। अब उसको ये डर है डॉक्टर सडाओ को कि पता नहीं वो असैसिन्स आज ही रात को आ जाएंगे क्या इसको मर्डर करने के लिए। अभी तो ये मुझे थैंक्स कर रहा है, मैं इसकी बात भी मान रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसको बता भी नहीं पा रहा, इसको पता भी नहीं है कि बेचारा आज ही मर जाएगा। Sadao slept badly that night. Time and time again he woke, thinking he heard the rustling of footsteps, the sound of a twig broken or a stone displaced in the garden, a noise such as men might make who carried a burden. क्या कहते हैं, अब सदाओ जाके अपने बेडरूम में जाता है, लेटता है, बट वो सो नहीं पाता। Now what he says time and time again, मतलब बार बार again and again he woke up, वो बार बार उठता है। उसको क्या आवाजें आ रही हैं? रस्लिंग ऑफ फुटस्टेप्स, क्या सुन रहा है? उसको लोगों के, मतलब किसी के चलने की आवाज आ रही है, सॉफ्ट साउंड, मतलब रस्लिंग मीन्स वेरी सॉफ्ट साउंड, कोई बिल्कुल चुपचाप चल रहा है वहां से, उसकी आवाजें आ रही हैं उसको। साउंड ऑफ अ ट्विग ब्रोकन, ट्विग मीन्स अ थिन पार्ट ऑफ अ ट्री, थिन ब्रांच ऑफ अ ट्री, बिल्कुल पतली सी जो ब्रांच होती है ट्री की, उसके टूटने की आवाज उसको आ रही है। और ऐसी आवाज उसको आ रही है जैसे कोई स्टोन डिस्प्ले करती है, मतलब कोई स्टोन एक जगह से दूसरी जगह, यानी हवा से उड़ के जा रहा है कोई स्टोन, उस तरह की आवाजें उसको आ रही हैं। और वो सो नहीं पा रहा है। तो और उसको क्या लग रहा है, जैसे कोई आदमी, सम मैन एज मैन माइट, कि आदमी, कुछ लोग आ रहे हैं एंड दे आर कैरिंग द बर्डन, मतलब उन्होंने कुछ लोड उठाया हुआ है। उसको ऐसा फील हो रहा है जैसे उसको मर्डर कर दिया और उसको लेके जा रहे हैं उसकी डेड बॉडी को। The next morning, he made the excuse to go first into the guest room. If the American were gone, he then could simply tell Hannah that so the general had directed. But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was a shaggy blonde head. He could hear the peaceful breathing of sleep and he closed the door again quietly. अब अर्ली मॉर्निंग, वो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह जल्दी उठता है और उठकर वो चुपचाप उसके रूम में जाता है अमेरिकन प्रिजनर के। वो हैनो को भी नहीं बताता और वो ये सोच के गया था कि अगर ये वहां नहीं होगा तो मैं हैनो को सारा क्लियर कर दूंगा कि जनरल की डायरेक्शन थी, और वो चला गया। बट वहां जाके वो क्या देखता है, व्हेन ही ओपन द डोर व्हाट ही फाउंड दैट द प्रिजनर वाज ऑन हिज बेड एंड ही वाज स्लीपिंग देयर। वो सो रहा था। शैगी ब्लॉन्ड हेड, मतलब शैगी मीन्स डर्टी, उसका गंदा सा ब्लॉन्ड हेड जो है, ब्लॉन्ड मीन्स वही गोल्डन कलर का हेड, मतलब उसकी हेयर जो है वो गोल्डन है। तो वो वहां पे पिलो के ऊपर था और वो उसकी पीसफुल ब्रीदिंग, मतलब वो इतना शांत आराम से सोया हुआ था, रिलैक्स होके सोया हुआ था, उसको कोई टेंशन नहीं थी कि वो अपने किसी एनिमी के घर में है, और वो बहुत रिलैक्स होके सो रहा था। तो वो चुपचाप दरवाजा बंद करके क्वाइटली चुपचाप वहां से डोर क्लोज करके आ जाता है। ही इज asleep, he told Anna. He is almost well to sleep like that. What shall we do with him? Anna whispered her old refrain. Sadao shook his head. I must decide in a day or two, he promised. अब वो वापस आता है और हैना को बताता है that he is asleep, कि वो तो सोया हुआ है और ही इज ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, कि उसको इस तरह से अभी सोना भी चाहिए, कि वो आराम से सो रहा है तो वो रिलैक्स होके वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अब हैना उससे फिर पूछती है, उससे दोबारा से, शी इज विस्परिंग हर ओल्ड रिफ्रेन, रिफ्रेन मीन्स द अर्लियर डायलॉग, जो बार बार उससे क्वेश्चन रेज कर रही है, क्या व्हाट शुड वी डू विद हिम, कि हम क्या करेंगे इसके साथ, हम क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं। तो वो कहता है, सदा शुक हिज हेड, अपना हेड शेक करके उसको बोलता है कि डोंट वरी, एक दो दिन में, विद इन 1 or 2 days आई मस्ट डिसाइड, कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा डिसाइड कर लूंगा। और वो प्रॉमिस करता है हैना को। बट सडनली ही थॉट द सेकंड नाइट मस्ट बी द नाइट। देयर रोज अ विंड दैट नाइट एंड ही लिसन्ड टू द साउंड ऑफ बेंडिंग बाउज एंड विस्लिंग पार्टीशंस। अब नेक्स्ट जब नाइट आती है तब उसको लगता है कि बस आज उसकी लास्ट नाइट है और आज वो लोग आके उसको मर्डर करके चले जाएंगे। और उसको आवाज भी आ रही है और विंड जो है हवा बहुत तेज है दैट नाइट। एंड ही लिसन टू द साउंड ऑफ बेंडिंग बाउज। बाउज मीन्स पहले तो ट्विग्स थी जो थिन ब्रांचेस थी, अब बाउज मीन्स थिक ब्रांचेस। अब ट्रीज के थिक ब्रांचेस के हिलने की बहुत जोर से आवाजें आ रही हैं, जैसे बहुत तेज हवा चलती है, आंधी तर चलती है तो आवाजें आती हैं। एंड विस्लिंग पार्टिशंस, मतलब विसल जैसी साउंड उसको आ रही है, ऐसी आवाजें उसको सुनाई दे रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि वो सो नहीं पा रहा है, वो पहली रात को भी नहीं सो पाया, अब इस रात को भी उसको नींद नहीं आ रही है। Hannah woke too. Ought we not to go and close the sick man's partition? She asked. No, Sadao said. He is able now to do it for himself. But the next morning, the American was still there. अब क्या होता है, हैना भी उठ जाती है आवाज सुन के
और हैना पूछती है कि क्या हमें उसके मैन का पार्टीशन पार्टीशन मतलब जो उसका बैक साइड का डोर है उसको बंद नहीं करके आ जाना चाहिए, शुडंट वी क्लोज दैट, उसको बंद करना चाहिए? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, देयर इज नो नीड, ही कैन डू इट हिमसेल्फ, वो कर सकता है, ही इज एबल टू डू, अब वो खुद चलने लगा है तो वो खुद कर सकता है। और बट नेक्स्ट मॉर्निंग में आके देखता है तो अमेरिकन फिर वहीं पे था, वो वहीं सो रहा था। Then the third night, of course, might be the night. The wind changed to quiet rain, and the garden was full of the sound of dripping eaves and running springs. Sadao slept a little better, but he woke at the sound of a crash and leaped to his feet. क्या होता है, अब थर्ड नाइट फिर आ जाती है और फिर से उसको वही सब चीज़ें चल रही हैं। अब थर्ड नाइट पे क्या है, फर्स्ट नाइट बताया उसे नॉर्मल था, सेकेंड नाइट में विंड चलने लगी तेज, थर्ड नाइट में रेन स्टार्ट हो जाती है। क्वाइट रेन मतलब बहुत हल्की सी रेन है। एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स। अब गार्डन में सारा पानी पानी हो गया है और ड्रिपिंग ईव्स मीन्स जो रूफ का एजेस हैं, रूफ के किनारे हैं, वहाँ से पानी गिर रहा है और उसकी ड्रिपिंग, उसके गिरने से आवाज़ें आ रही हैं, उसको वो साउंड सुनाई दे रही है। और वो पहले से तो थोड़ा बेटर सोया हुआ था, बेटर क्यों सोया हुआ था, क्योंकि 2 दिन से तो बेचारा सो ही नहीं पाया। बट ही वोक एट द साउंड, और लेकिन उसको फिर सडनली क्रैश साउंड, एक एकदम आवाज़ सुनाई देती है। एंड ही लीप टू हिज फीट, वो एकदम जंप करके अपने फीट के ऊपर खड़ा हो जाता है। व्हाट वाज दैट, हैना क्राइड। द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगैन टू वेल, आई मस्ट गो एंड सी। But he held her and would not let her move. Sit down, she cried. What is the matter with you? Don't go, he muttered. Don't go. अब क्या होता है, जब वो क्रैश साउंड आती है तो हैना भी उठ जाती है और हैना एकदम जोर से क्राइड मतलब चिल्लाती है और वो कहती है द बेबी वोक एट हर वॉइस, और उसके चिल्लाने से बच्चा जो है, उसका बेबी है छोटा, वो उठ जाता है। एंड इट बिगैन टू वेल, वेल मीन्स क्राई और वीपिंग, कि वो रोने लग जाता है। अब उसके रोने की आवाज़ उसको सुनाई दे रही है तो हैना कहती है आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए और मुझे देखना चाहिए। बट डॉक्टर सडाओ उसको रोक लेते हैं, उसको जाने नहीं देते। सडाओ, शी क्राइड, व्हाट इज द मैटर विद यू। अब वो चिल्लाती है कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, मुझे जाने क्यों नहीं दे रही, क्यों नहीं देखने दे रहे बच्चा वहाँ अकेला है। अब डॉक्टर सदाओ के साथ क्या प्रॉब्लम है, उनको ये लगा है कि शायद आवाज़ आई है, वो दोनों असेसिन्स आ चुके हैं, वो उसका मर्डर करके जा रहे हैं। बट इन केस अगर हैना को पता चल जाता है तो वो डर जाएगी, वो चिल्लाएगी, वो घबरा जाएगी, तो वो नहीं चाहते। सो डोंट गो, ही मटर्ड, मटर्ड मीन्स व्हिस्परिंग साउंड में बहुत देर से बोलते हैं डोंट गो, कहीं मत जाओ, नहीं रहो। His terror infected her and she stood breathless, waiting. There was only silence. Together they crept back into the bed, the baby between them. अब डर की वजह से कहते हैं इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रीथलेस, मतलब एकदम उसको बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस हो गई है, वो वेट कर रही है। और फिर उसके बाद बस अब बिल्कुल साइलेंस के बाद क्या है, वो दोनों क्रेप्ट बैक इनटू, अपने दोनों बेड पे जाते हैं और बेबी जो है, बेबी को वो ले आई और बेबी उनके साथ ही बेड पे है। येट व्हेन ही ओपनड द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग, देयर वाज द यंग मैन. He was very gay and had already washed and was now on his feet. He had asked for a razor yesterday and had shaved himself, and today there was a faint color in his cheeks. अब yet when he opened the, अब मॉर्निंग में फिर से वो जाता है देखने के लिए किसको, अमेरिकन प्रिजनर को, क्योंकि उसे लगा कि शायद रात को रेसेसेंस आके इसका मर्डर करके जा चुके हैं और उसकी बॉडी को भी ले गए हैं। अब वो मॉर्निंग में चेक करने क्यों जा रहा है, वो अर्ली मॉर्निंग ये चेक करने जा रहा है देखने के लिए कि वो वहाँ है या नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उससे पहले हैना आके देखे और हैना शॉक्ड हो जाए, उसको शॉक लगे कि वो कहाँ चला गया, तो वो ये नहीं चाहता, तो इसलिए वो जाके चेक करता है। बट वो क्या देखता है, ही वॉज वेरी गे मीन्स ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। उसने एक दिन पहले वो ऑलरेडी वॉश मीन्स वो प्रॉपर बात कर चुका था, नहा चुका था, ही हैज़ ऑलरेडी टेकन बाथ। और उसके बाद ही वॉज ऑन हिज फीट मतलब अपने पैरों पे खड़ा हुआ था। और एक दिन पहले यस्टरडे उसने रेजर का मंगाया था और रेजर से प्रॉपर उसने अपना शेव कर चुका है, मतलब क्लीन शेव हो चुका है वो इस टाइम पे। एंड टुडे देयर वाज अ फेंट कलर ऑन हिज इन हिज चीक्स, और उसका जो कलर है मतलब चीक्स के ऊपर हल्का मतलब फेंट कलर, मतलब थोड़ा येलोइश सा है, थोड़ा डल है, क्योंकि अभी वो वीक है, पूरी तरह से हेल्दी नहीं हुआ है। आई एम वेल, ही सेड जॉयसली. Sadao drew his kimono round his weary body. He could not. He decided suddenly go through another night. It was not that he cared for this young man's life. No, simply it was not worth the strain. अब क्या है, सदाओ ड्रू हिज, अब उन्होंने किमोनो जो पहना हुआ है, किमोनो क्या है कि ऊपर एक ओवर ड्रेस जो पहनते हैं वो पहना हुआ है, तो उसको वो टाइटली टाई करते हैं। वेरी बॉडी मतलब उसको टाइटली टायर्ड है बहुत ज़्यादा, उसकी बॉडी जो है इतनी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी है क्योंकि स्लीपलेसनेस हुई है उसके साथ, वो सो नहीं पाया है, तो उसको टाई करते हैं। और ही कुड नॉट, और वो ही डिसाइडेड सडनली वो क्या डिसाइड करते हैं, गो थ्रू द अनदर, कि एक नाइट और देखूंगा बस।
ही वॉज नॉट दैट ही केयर, मतलब ऐसा नहीं था कि वो उस आदमी की केयर कर रहा था, बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी कि उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में था, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि वो 3 दिन से सो ही नहीं पा रहा था उसकी वजह से। उसको डेली ऐसा लग रहा था कि आज मर जाएगा, आज मार के चले जाएँगे, आज मार के चले जाएँगे, और वो सो नहीं पा रहा था। तो वो सोचता है कि आज रात मैंने देखना है, फिर उसके बाद मैं डिसाइड कर लूँगा फाइनल। यू आर वेल, अब क्योंकि वो पहले बोलता है कि आई एम वेल और वो बहुत खुश है। सो कहता है, यू आर वेल सडाओ एग्रीड, ही लोअर्ड हिज वॉइस, यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टुनाइट with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. क्या बोलते हैं कि हाँ तुम ठीक हो, और मेरे ख्याल से इतने ठीक हो चुके हो कि इफ आई पुट माई बोट, कि अगर मैं बोट लगाऊं, क्योंकि सी शोर पे तो उसका घर है ही, तो कहता अगर मैं शोर के ऊपर यानी एज ऑफ द सी के किनारे पे अगर मैं अपनी बोट रखूं, तो तुम खुद जाकर वहां से बोट लेके जा सकते हो। कहाँ पे? जो नियरेस्ट आइलैंड है, जो पास में छोटा सा आइलैंड है, उस पर तुम जा सकते हो और वहां पे जाके कुछ दिन के लिए रुक सकते हो। और उसमें के साथ साथ क्या कह रहा है कि मैं उस बोट के अंदर फूड और एक्स्ट्रा क्लोथिंग भी तुम्हारे लिए अरेंज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो चाह रहा है कि ये बच के निकल जाए, क्योंकि इसकी वजह से अब वो बहुत टेंशन में है। ऑल्दो वो जनरल को सब कुछ बता चुका है, लेकिन डेली वो बहुत परेशान हो रहा है। तो अब वो ये सोचता है, इट इज सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग। फोर्टिफाई मीन्स कि तुम्हारे प्रोटेक्शन का अरेंजमेंट वहां पे इतना नहीं हो पाएगा, मतलब तुम पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं रह हो पाओगे वहां पे, क्योंकि वो बिल्कुल पास में है। वो जो कोस्ट है, जो आइलैंड है, वो बिल्कुल पास में है उसका किनारा, और nobody lives on it because in storm it is submerged. But this is not the season of storm. You could live there until you saw a Korean fishing boat pass by. They pass quite near the island because the water is many fathoms deep here there. अब क्या कहते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो कोस्ट ऐसा है, वो आइलैंड ऐसा है कि नॉर्मली जब स्ट्रोम्स आते हैं तो वो डूब जाता है। कैसे? सबमर्ज, मतलब वो पानी के अंदर डूब जाता है, वाटर लेवल उससे ऊपर चला जाता है, तो वहाँ कोई रहता नहीं है। बट दिस टाइम, अब ये टाइम है यहाँ पे, इस टाइम कोई स्ट्रोम का टाइम नहीं है, तो तुम वहाँ पे जाके सेफ रह सकते हो, कुछ टाइम वहाँ रुको। और वहाँ पे कोरियन फिशिंग बोट्स जो है वो आती रहती हैं, मतलब कोरिया से फिशिंग बोट्स वो लाते रहते हैं वहाँ पे, और तुम उसके थ्रू पास चले जाना। दे पास क्वाइट नियर, वो उस आइलैंड के पास बहुत आते हैं, बिकॉज द वाटर इज मैनी फेथम्स डीप देयर। क्या कहते हैं कि वहाँ पे पानी जो है वो काफ़ी डीप है। फैथम्स मीन्स यू कैन से नॉर्मली इक्वल टू अराउंड 6 फीट और 7 फीट, इतना डीप वहाँ पे पानी है, और वहाँ फिशिंग के लिए वो आते हैं। तो तुम वहाँ पे कुछ टाइम के लिए सेफ भी रहोगे, और तुम वहाँ चले जाओ, मतलब इस घर से चले जाओ। क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम चुपचाप रात को निकल जाओ। The young man stared at him, slowly comprehending. Do I have to? He asked. I think so, Sarah said gently. You understand it is not hidden that you are here. अब वो पूछता है उससे क्यूरियसली कि क्या मेरा जाना जरूरी है, मतलब ऑल्दो ही इज अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग मीन्स वो समझ रहा है, स्लोली अंडरस्टैंडिंग, धीरे धीरे समझ रहा है सारी चीजें। और वो उसको द यंग मैन ही स्टेयर्ड गेज्ड, जो घूरता है उसे और कहता है कि डू आई हैव टू, क्या मुझे जाना पड़ेगा? तो वो कहता है यस आई थिंक सो, कि तुम्हें जाना पड़ेगा। क्यों कहता है सदाव ऐसा? क्यों? क्योंकि सदाव उसको बताता है कि सबको पता चल चुका है कि तुम यहाँ रह रहे हो, तो इसका मतलब तो अब तुम यहाँ सेफ नहीं हो। The young man nodded in perfect comprehension. Okay, he said simply. Sadao did not see him again until evening. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore, and in it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day, as well as 2 quilts he had bought at a pawn ship. The boat he tied to a post in the water, for the tide was high. There was no moon and he worked without a flashlight. क्या बता रहे हैं? सराव जाता है, उसको दोबारा देखने नहीं जाता इवनिंग तक, और जब तक डार्क होती है उससे पहले वो सारा अरेंजमेंट कर लेता है। क्या अरेंजमेंट करता है? वो बोट ड्रैग करके लेके आता है। स्टाउट बोट मीन्स स्ट्रॉन्ग बोट, कि ऐसी बोट जो टूट ना जाए, कि रास्ते में ना मर जाए। और वो स्टाउट बोट लेकर आता है, उसको सी शोर के साथ लगा देता है, उसमें कुछ फूड रखता है, कुछ वाटर बॉटल रखता है, और ये सब चीज़ें कहाँ से लाया? वो सीक्रेटली लेकर आया है डे टाइम, मतलब चुपचाप जाके जो नियर बाय शॉप है, स्मॉल शॉप्स, वहाँ से लेकर आया। और साथ साथ क्या लाया? 2 क्विल्ट्स लेकर आया। क्विल्ट्स मतलब जो रजाई है, ब्लैंकेट्स हैं, वो लेकर आया है साथ में। और ये सारी चीज़ें वो लेकर आया पाउंड शॉप यानी स्मॉल शॉप से लेकर आया नियर बाय। और जो बोट है उसको टाई कर देता है वहाँ पे, क्योंकि जो टाइड्स हैं, वेव्स हैं, वो बहुत हाई हैं, ऐसा ना हो कि वो चली जाए बोट उनके साथ, तो इसलिए वो उसको टाई कर देता है अच्छे तरह से। और नो मून डे, मतलब कि उस दिन मून नहीं निकलने वाला, मतलब कोई लाइट नहीं है। और ये सारा काम विदाउट अ फ्लैश लाइट, किसी लाइट के बगैर वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इवनिंग के टाइम पे थोड़ा अंधेरा हो चुका है
और कोई उसे देखेगा कि वो लाइट लेके क्या कर रहा है, तो मे बी समबडी कैन कम टू हिम और दे कैन इंक्वायर। ऑल्दो वहाँ आसपास कोई रहता नहीं है, लेकिन फिर भी वो पकड़ा जा सकता है, तो इसलिए वो सब काम अंधेरे में कर रहा है। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work. And so Hannah knew nothing. Yumi was here today, she said as she served his supper. Though she was so modern, still she did not eat with him. Yumi cried over the baby. She went on with a sigh. She missed him so. अब क्या बताते हैं कि वो चुपचाप अपना वापस आ जाता है अपने घर में, जैसे वो अपने नॉर्मल वर्क से वापस आता है। तो हैना को कुछ पता ही नहीं चलता कि वो क्या करके आया है, और हैना चुपचाप अपने काम में लगी है और उसको क्या कहती है कि यूमी वापस आ चुकी है। यूमी आपको पता है कौन थी? उसकी सर्वेंट थी जो चली गई थी, जो बच्चों को की केयर टेकर थी, तो वो वापस आ चुकी है। और वो कहती है, उसको सफ़र करती है, सफ़र ऑफर करती है, मतलब कि सफ़र मीन्स डिनर, उसको डिनर सर्व करती है और वो उसके साथ खा नहीं रही है। वो कहते हैं ना, ऑल्दो शी इज़ अ मॉडर्न लेडी का मतलब कि सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं है। वो अपने हस्बैंड के बाद खाना खाएगी, तो वो बाद में खाएगी। और वो उसको बताती है कि यूमी क्राइड ओवर द बेबी, कि यूमी को बहुत बेबी की याद आ रही थी, वो उसको मिस कर रही थी, इसलिए यूमी वापस आ गई है। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सून एज द फॉरनर इज गॉन, सदाव सेड। अब सदाव उसको क्या कहता है कि डोंट वरी, ये बाकी सारे सर्वेंट्स भी वापस आ जाएंगे जैसे ही फॉरनर चला जाएगा। He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of the wound, and his heart and pulse. The pulse was irregular, but that was perhaps because of excitement. The young man's pale lips were pressed together and his eyes burned. Only the scars on his neck were red. क्या कहते हैं कि वो अब डिनर करके गेस्ट रूम में जाता है, जाके उसको क्यों जाता है, वो थॉरली उसको चेक करता है, चेक करना चाह रहा है एक बार लास्ट टाइम अपने पेशेंट को, कि एक बार उसको अच्छे से चेक कर ले कि वो जाने लायक भी है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि बेचारा जाए और जाके रास्ते में ही ख़त्म हो जाए। तो वो जाके उसको प्रॉपर चेक करता है, उसका टेम्परेचर चेक करता है, कहीं फीवर तो नहीं है, उसका स्टेट ऑफ वूंड, उसका वूंड चेक करता है, जो उसका चोट है जहाँ सर्जरी की है, कि वो प्रॉपरली हील अप हो चुका है या नहीं। उसका हार्ट बीट चेक करता है, उसकी पल्स चेक करता है, और क्या नोटिस करता है कि पल्स वॉज इरेगुलर, उसकी पल्स थोड़ी फास्ट है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि इरेगुलरिटी इसलिए है बिकॉज ऑफ हिज एक्साइटमेंट, क्योंकि वो एक्साइटेड है जाने के लिए, उसको जाना है, और उस वजह से भी उसकी पल्स जो है वो फास्ट हो सकती है। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड। नाउ व्हाट ही सेज, पेल लिप्स, बड़े येलो से लिप्स उसके हैं, क्योंकि वीकनेस है उसमें भी बहुत, और उसकी वजह से उसके लिप्स जो है वो येलो है। दे वर प्रेस्ड, प्रेस्ड मीन्स ही वाज कंप्लीटली साइलेंट, वो कुछ नहीं बोल रहा है, चुप एकदम। एंड टुगेदर एंड हिज आईज बर्न्ड, आईज बर्न का मतलब है दैट हिज आईज वाज फुल ऑफ ब्राइटनेस, और हिज आईज वर शाइनिंग, कितनी चमक है उसकी आंखों में कि वो बहुत खुश है कि वो जा रहा है। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, जो उसके नेक पे स्कार्स दिखाए थे हैना ने, वो रेड है, बाकी तो ऑलमोस्ट वो ठीक ठाक है। I realize you are saving my life again, he told Sadao. Not at all, Sadao said. It is only inconvenient to have you here any longer. He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him after all. It was a small one, his own, which he used at night when he was called. अब क्या कहता है उसको कि टॉम कहता है कि मैं आई रियलाइज कि यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, कि मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा हूँ कि तुम दोबारा से मेरी लाइफ जो है वो बचा रहे हो। दोबारा से कैसे? पहले तो मैं शीशोर पे आया तब तुमने मेरी लाइफ बचाई सर्जरी करके, अब तुमने फिर से मेरी लाइफ बचा रहे हो। तो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इट इज़ नॉट कन्वीनियंट। इनकन्वीनियंट मतलब कि तुम्हें मेरे घर में रखना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मैं अब और ज़्यादा तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। सो अब वो क्या कहता है कि he hesitated a good deal about giving the man मतलब उसको चाह तो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी फ्लैशलाइट जो है उसको दे देता है, अपनी फ्लैशलाइट दे देता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि वहाँ जाएगा अकेले में, वहाँ पे एक आइलैंड पे जा रहा है, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होगा, तो ये कैसे देखेगा, तो अपनी फ्लैशलाइट उसको दे देता है। और वो फ्लैशलाइट कैसे क्या यूज़ करता था, जब वो नाइट में कॉल पे जाता था, जब वो नाइट में किसी पेशेंट को देखने जाता था, वो फ्लैशलाइट लगा के जाता था। इफ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, ही सेड, सिग्नल मी 2 फ्लैशेस एट द सेम इंस्टेंट एंड the sun drops over the horizon. Do not signal in darkness, for it will be seen. If you are all right but still there, signal me once. You will find fresh fish easy to catch, but you must eat them raw. A fire would be seen. अब क्या कहते हैं उसको डॉक्टर सराव सारी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और क्या कह रहे हैं उसे, ओके द यंग मैन ब्रीदिंग। अब उसको क्या बता रहे हैं कि अगर तुम्हारा फूड रन्स आउट, मतलब फूड खत्म हो जाए, अगर तुम्हें बोट ना मिले, कोई कोरियन बोट ना मिले, उससे पहले तो अगर तुम्हारा फूड खत्म हो जाए,
तो तुम मुझे 2 फ्लैशलाइट 2 टाइम्स फ्लैशलाइट वहाँ पे दिखाना, मुझे सिग्नल ये मिल जाएगा तो मैं समझ जाऊँगा और तुम्हें मैं कुछ फूड प्रोवाइड कर दूँगा। और कहता है कि ये सन ड्रॉप्स ओवर द होराइज़न, मतलब इवनिंग के टाइम पे, ओवर द होराइज़न मतलब इवनिंग टाइम पे जब सनसेट हो रहा है, उस टाइम पे मुझे 2 फ्लैशलाइट दिखाना, नाइट में नहीं दिखाना, क्योंकि अगर नाइट में दिखाओगे तो कोई और भी देख सकता है और कोई और समझ सकता है कि इस आइलैंड पे कोई है। तो वो कहता है ऐसे टाइम पे मुझे सनसेट के टाइम पे 2 फ्लैशलाइट दिखा देना, मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हारा फूड खत्म हो गया है। और उसके बाद वो फर्दर क्या कहता है कि अगर तुम वहाँ पे हो, इफ़ यू आर ऑल राइट, अगर तुम बिल्कुल ठीक-ठाक हो और फिर भी वहीं हो, तुम्हें कोरियन बोट कोई नहीं मिलती है, तो मुझे एक सिग्नल कैसा देना, तब मुझे एक सिंगल फ्लैशलाइट जो है वो दिखाना। यस, उसी टाइम पे इवनिंग के टाइम में मुझे तुम सिंगल फ्लैशलाइट दिखाना कब, जब तुम ये वहाँ पे ठीक-ठाक हो लेकिन तुम्हें बोट ना मिले। और 2 फ्लैशलाइट कब दिखाना, जब तुम्हें खाने की शॉर्टेज है, तुम अभी वहीं हो, तुम्हें बोट नहीं मिली और खाने की शॉर्टेज है तो। और फिर इसको साथ-साथ क्या बता रहे हैं कि वहीं पे उस कोस्ट पे तुम्हें ईज़िली फिश मिल सकती हैं। तुम फिश कैच कर सकते हो वहाँ से, बट तुम्हें वो रॉ ही खानी पड़ेंगी, कच्ची खानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर तुम फायर बर्न करोगे उसको बनाने के लिए, उसको कुक करने के लिए, तो वो फायर जो है वो दिखेगी। और क्योंकि अगर फायर ना भी दिखे तो उसका जो धुआं आता है वो भी दिख सकता है, तो उस वजह से लोगों को पता चल सकता है। तो इसलिए चुपचाप वहाँ पे बैठे रहना जब तक तुम्हें कोई बोट ना मिले। अब वो यंग मैन जो है, जो टॉम है, वो भी ही ऑल्सो ब्रीथेड ओके, कि वो भी सांस भरते हुए कि हाँ ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो मैं सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगा। He was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him, and at the last moment Sadao wrapped a black cloth about his blond head. Now, Sadao said. The young American, without a word, shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. अब वो उसको अपने जापानीज क्लोथ देता है पहनने के लिए, वो पहन लेता है जो सदाओ ने उसको दिए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो किसी और ड्रेस में जाए। उसके तो वैसे ही वॉज वेयरिंग द रैग्स, फटे पुराने कपड़े थे, तो अपने कपड़े उसको देता है पहनने के लिए, ताकि वो लगे कि वो जापानीज जा रहा है। और उसका हेड कवर करने के लिए क्या करता है कि ब्लैक क्लोथ जो है वो रैप कर देता है, उसको बांध देता है, क्योंकि उसका ब्लॉन्ड हेड है और जापान में ऐसा लोग रखते नहीं हैं, तो इसलिए वो उसको रैप कर देता है। एंड देन नाउ सदाओ सेड कि अब जाओ। तो यंग अमेरिकन जो है विदाउट अ वर्ड कुछ बोलता नहीं है, उसके साथ हैंडशेक करता है वार्मली, बहुत रिस्पेक्टफुली उसके साथ हैंडशेक करता है और चुपचाप वो निकल जाता है फ्लोर एंड डाउन द स्टेप्स, धीरे धीरे फ्लोर से मतलब बाहर निकल के फ्लोर से जाते हुए डाउन द स्टेप्स, नीचे जाके डार्कनेस गार्डन के से होता हुआ डार्कनेस की तरफ चला जाता है, मतलब पीछे से निकल जाता है। Once, twice, Sadao saw his light flash to find his way, but that would not be suspected. He waited until from the shore there was one more flash. Then he closed the partition. That night he slept. अब क्या होता है, सदाओ काफी देर तक वहां देखता रहता है, उसको देखता है वो जा रहा है, अपने फ्लैशलाइट भी वो एक दो बार तो करता है, लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि उसको नहीं चाहता वो नॉट बी सस्पेक्टेड, कि किसी को सस्पेक्शन हो, किसी को ये लगे कि हाँ कोई है तो नहीं वहाँ पे, तो इस तरह से वो चला जाता है, नहीं करता। और फिर वो तब तक वहाँ खड़ा होकर सी शोर पर वेट करता रहता है जब तक उसको एक सिंगल फ्लैशलाइट नहीं दिखा देता वो, क्योंकि वो सिंगल फ्लैशलाइट दिखा दी उसने, इसका मतलब वो ठीक ठाक पहुंच गया वहाँ पे, क्योंकि आइलैंड तो बहुत पास में ही था। तो अब वो उसके बाद आराम से पार्टीशन मतलब अपना डोर क्लोज करता है और इस टाइम वो जाके आज वो आराम से सोया है। You say the man escaped, the journal asked faintly. He had been operated once a week before, an emergency operation to which Sadao had been called in the night. For 12 hours, Sadao had not been sure the journal would live. अब क्या कहता है, नेक्स्ट डे वो गया है जनरल के पास, जनरल को उसने बता दिया कि वो भाग गया है। तो अब वो क्या कहता है कि यू से द मैन एस्केप्ड, तुम ये बता रहे हो कि वो आदमी भाग गया है। अब एक्चुअली डॉक्टर सडाव क्या बताना चाह रहे हैं, वो ये नहीं बताना चाह रहे कि मैंने उसको भगा दिया, वो ये चाह रहे हैं कि वो उसको ये बताए कि आपने बोला डोर ओपन रखना, मैंने डोर ओपन रखना, 1 दिन रखा, 2 दिन रखा, 3 दिन रखा, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली डोर ओपन था तो वो भाग गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो वो अपने आप को सेफर साइड लेके चल रहे हैं, तो उन्होंने इसको बताया। तो अब यहाँ पे जनरल है उसका 1 वीक बिफोर उसका ऑपरेशन हुआ है, उसकी सर्जरी हुई है और सर्जरी में भी काफ़ी टाइम लगा था, और कहते हैं 12 आवर्स तक उसकी सर्जरी चल रही थी और डॉक्टर सडाओ जो है वो श्योर नहीं थे कि इसके बाद भी बचेगा या नहीं बचेगा। तो द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फूड। सडाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स। अब वो क्या है कि वो लगा हुआ है वहाँ पे
उसके इसकी चेक कर रहा है, उसको चेकअप कर रहा है, वो अब प्रॉपर्ली ब्रीथ कर पाता है क्योंकि गॉल ब्लैडर का उसका ऑपरेशन हुआ है, दैट वाज मच इन्वॉल्व। वो कह रहा है कि वो भी उसमें इंक्लूड था, इन्वॉल्व था गॉल ब्लैडर भी। तो उसका मतलब आप कह सकते हैं कि एक मेजर ऑपरेशन हुआ है, एक मेजर सर्जरी हुई है। तो अब वो जो है तो कुछ टाइम से तो वो रिलैक्स कर रहा था। अब उसके बाद ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड, अब वो जाके रिलैक्स होके वो फूड की डिमांड करता है कि अब उसको खाना है, उसको भूख लगी है जनरल को। मतलब अब तक तो वो पेन में था काफ़ी सर्जरी के बाद। तो सडाओ वो हिम्मत नहीं कर पाता कि उससे पूछे कि एसेंसेस का क्या हुआ, जो एसेंसेस आप मेरे पास भेज रहे थे उनका क्या हुआ। So far as he knew, they had never come. The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burned sulfur in it to get the white man's smell out of it. Nobody said anything, only the gardener was cross because he had got behind it with his chrysanthemums. अब क्या कहते हैं कि सडाउ ने तो कुछ पूछा नहीं, he was not able to ask, वो कुछ नहीं पूछ पाया। So far as knew, they had never come. तो मतलब वो समझ गया था कि हाँ वो तो आए ही नहीं कभी। मतलब उसको ये श्योरिटी करना चाह रहा था कि ऐसा ना हो कि मैंने उसको भगा दिया और उसके बाद असेसिन्स आए हों। तो उसको वही कंफर्म हो गया कि वो नहीं आए क्योंकि जनरल भी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। अब वो बता रहे हैं उसके घर में सर्वेंट्स जो है वो सारे वापस आ गए। यूमी तो पहले से ही आ चुकी थी। अब यूमी जो है वो उसका गेस्ट रूम जो है वो क्लीन कर रही है और वहाँ पे सल्फर बर्न कर रही है। सल्फर बर्न करने का मतलब कि सारी उसकी स्मेल जो है वो निकल जाए, जो अमेरिकन सोल्जर वहाँ पे था। जैसे हम अपने घर में धूप वगैरह बर्न करते हैं, कैम्फर वगैरह बर्न करते हैं, तो उस तरह से वो बर्न कर रही है उसको, ताकि वो उसका घर जो है वो नीट हो जाए, क्लीन हो जाए और उसकी जो भी नेगेटिविटी है वो सब निकल जाए। तो वहाँ पे वो क्लीन सब कुछ कर रही है। अब कह रहे सारे जो सर्वेंट्स हैं वो कोई कुछ नहीं कह रहा, नोबडी सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ नहीं बोला। बट जो गार्डनर है उसको गुस्सा है। गार्डनर वाज क्रॉस, मींस ही वाज एंग्री। वो गुस्से में था। क्यों? बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज क्रिजांथेमम्स। क्रिजांथेमम्स क्या होते हैं? दीज आर द फ्लावर्स, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ये स्क्रीन के ऊपर फ्लावर्स हैं। दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स आर नोन एज क्रिजांथेमम्स। अब क्रिजांथेमम्स लगाने का टाइम था, लेकिन गार्डनर जो है उस प्रिजन की वजह से डिले हो गया, वो नहीं इसको लगा पाया, तो इस वजह से उसको गुस्सा आ रहा है। जैसे कह रहा है ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज वर्क। सो गॉट बिहाइंड का मतलब कि ही वाज लेट और ही कुड नॉट डू द वर्क विद द टाइम। But after a week, Sadao felt the journal was well enough to be spoken to about the prisoner. Yes, Excellency, he escaped, Sadao now said. He coughed, signifying that he had not said all he might have said, but was willing to, but was unwilling to disturb the journal further. But the old man opened his eyes suddenly. अब क्या होता है कि एक वीक के बाद सदाव फिर जाता है जर्नल को देखने के लिए, उसका चेकअप करने के लिए। अब उस टाइम तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बता दिया था कि वो भाग गया, वो एस्केप कर गया। अब उसके बाद अब वो जाता है, तो अब वो जाके उससे बात करने लगता है और वो कहता है जनरल वॉज वेल इनफ टू, मतलब वो ठीक ठाक थे जो वो बात कर सकते हैं अबाउट द प्रिजनर, उसके बारे में कुछ भी, क्योंकि वो अपनी तरफ से भी श्योर होना चाह रहा था कि जनरल जो है कहीं ऐसा ना सोचे कि मैंने उसको भगा दिया है। तो वो कहता है यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, हाँ वो भाग चुका है, और ज़्यादा कुछ नहीं कहता। ही कॉफ्ड, कॉफ्ड मतलब एक सिग्निफाई, यानी सिग्निफाई का मतलब कि कुछ उसको एक हिंट देना चाह रहा है कि मैं आपसे ही हैड नॉट सेड ऑल, कि मैंने अभी सब कुछ नहीं बोला, मैं कुछ और भी बात आपसे करना चाहता हूँ। बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब, लेकिन वो जनरल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था क्योंकि वो रेस्ट कर रहा था। तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, बस काफ़ी करके उसको एक इंडिकेशन दे देता है कि मैं और बात करना चाहता हूँ। अब जनरल अगर बोलेगा तो वो बताएगा। लाइक बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आइड सडनली। अब वो अपनी आंखें जो है एकदम खोल लेता है और क्या कहता है, दैट प्रिजनर ही सेड विद सम एनर्जी, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू। अब वो पूछता है कि अच्छा वो प्रिजनर जो तुम्हारे घर में था, जिसको मैंने प्रॉमिस किया था, क्या मैंने प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं उसका मर्डर करवा दूंगा या उसको मरवा दूंगा? यू डिड एक्सीलेंसी, सडाओ सेड। Well, the old man said in a tone of amazement. So I did, but you see, I was suffering a good deal. The truth is, I thought of nothing but myself. In short, I forgot my promise to you. अब वो कहता है यस यू डिड, कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप उसका मर्डर करवा देंगे, योर एक्सीलेंसी, योर हाइनेस, योर एक्सीलेंसी सर, इस तरह से कुछ भी। तो वो कहते हैं वेल, हाँ हाँ मुझे याद आया। अब वो ओल्ड मैन सेड इन अ टोन, अब वो जनरल जो है इज एन ओल्ड मैन, अब वो इज स्पीकिंग इन सरप्राइजिंग वे, कि सरप्राइजिंग में कि हाँ हाँ मेरे को याद आया कि मैंने उसको तुम्हें बोला था कि मैं ऐसा करूँगा। बट यू सी आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, कि तुम्हें पता है कि मैं कैसे सफ़र कर रहा हूँ, मुझे क्या क्या मैंने सफ़र किया इस टाइम पे, मेरा सर्जरी हुई और मैं कैसे किस तरह से सबसे बाहर निकला हूँ। तो द ट्रूथ इज़, अब एक्चुअली ट्रूथ ये है, क्या बोलता है उसे, कि मैंने किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा, थॉट ऑफ नथिंग, सिर्फ अपने बारे में, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा। और इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तो भूल ही गया,
मतलब वो ही फॉरगॉट। उसने उसको प्रॉमिस किया कि मैं असैसिन्स को भेज दूंगा, लेकिन एक्चुअली वो भूल गया। तो उसने ना किसी असिस्टेंट को बोला जाने के लिए और ना कोई उसके घर में आया, और ये बेचारा 3-4 दिन तक रेगुलर वेट करता रहा रात को कि आज आगे आज आगे, और ये सो भी नहीं पाया और इतना टेंशन में रहा। I wondered, Your Excellency, Sanao murmured. It was certainly very careless of me, the general said, but you understand it was not lack of patriotism or dereliction of duty. He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? I wondered, Your Excellency, said our murmured. अब वो भी हैरान है, whispering करता धीरे से बोलता है, I wondered. फिर it was suddenly, अब वो कहते हैं जनरल से कि बिल्कुल ये मेरी केयरलेसनेस है, कि मैं केयरलेस रहा, केयरलेस ऑफ मी, बट यू कैन अंडरस्टैंड, तुम समझ सकते हो इस चीज़ को। इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रियटिज्म, मतलब कि ये इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रियटिज्म, मतलब ये जो मेरा एक्शन है ये ऐसा नहीं है कि मैं अब ट्रेटर बन गया हूँ, या मेरा लैक ऑफ पैट्रियटिज्म का मतलब कि लव फॉर द कंट्री, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी कंट्री को लव करना बंद कर दिया है या कम हो गया है। और डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, डेरेलिक्शन मीन्स निग्लेक्ट, कि मैंने ड्यूटी को निग्लेक्ट किया है, उसको ध्यान नहीं दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो उसको एंशियसली देखता है डॉक्टर को। इफ द मैटर शुड कम आउट यू, अगर तुम्हारे ऊपर ये बात आती है, तुम्हारे ऊपर मतलब कि अगर तुम्हारे सामने कभी ये बात आती है तो तुम समझ सकते हो इस चीज को, वुडंट यू, क्या तुम इसको नहीं समझोगे, मतलब तुम ये नहीं मानोगे ना कि भाई मैंने जान के ऐसा नहीं किया। अब बात क्या हुआ, सलाह तो बहुत खुश हो गया इस चीज को लेके, क्यों, क्योंकि अब उसकी सारी टेंशन खत्म हो गई, अब सारी चीजें जनरल के ऊपर आ गई। और जनरल ने ऐसी बात बोल दिया उसको कि सदाव अब ये समझ गया है कि अब तो जनरल मेरे ही हाथ में है, मतलब मेरे कंट्रोल में है, तो अब सदाव को और उसकी फैमिली को कोई भी हार्म नहीं होने वाला। Certainly, Your Excellency, Sadao said. He suddenly comprehended that the journal was in the palm of his hand and that as a consequence he himself was perfectly safe. I can swear to your loyalty, Excellency, he said to the old general, and to your zeal against the enemy. अब वो इतना खुश हो गया है और वो क्या कहता है कि मैं सब समझ गया, मैंने सब कुछ रियलाइज कर लिया, कॉम्प्रिहेंडेड मतलब मैं सब कुछ रियलाइज कर चुका हूँ, मैं समझ गया हूँ। और वो ये भी समझ गया है दैट द जर्नल वाज इन द पाम ऑफ हिज हैंड, मतलब वो उसकी मुट्ठी में है, उसने उसको अपनी मुट्ठी में कर लिया है। मुट्ठी में करने का मतलब है कि अब वो उसका सीक्रेट उसको पता है, अब वो जर्नल का ये सीक्रेट उसको मालूम है कि उसने अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी पूरी करी, कि उसने आके उसको बता दिया कि ऐसे ऐसे एक प्रिजनर मेरे घर में है, और इसने ये प्रॉमिस भी कर दिया कि मैं असिस्टेंस को भेजूंगा और उसको मर्डर करवा दूंगा, लेकिन ये भूल गया। अब वो भूल गया तो इसका मतलब अब डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी किसकी हो गई, जनरल की हो गई, अब सडाव की तरफ से कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो वो खुश है इस चीज़ को लेके, और वो कहता है कि परफेक्टली कि आप इस चीज़ की चिंता मत करें, यू आर परफेक्टली सेफ, आप बिल्कुल सेफ हैं, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा, एंड आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी। स्वेयर मीन्स कसम खाना, कि आई स्वेयर जैसे हम कहते हैं। तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल आपको कसम खाता हूँ कि आपकी लॉयल्टी के साथ रहूंगा, आपके साथ पूरा लॉयल रहूंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, और वो अंदर से बहुत खुश हो जाता है। यू आर अ गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज्ड हिज आईज, यू विल बी रिवॉर्डेड। बट Sadao, searching the spot of black in the twilighted sea that night, had his reward. There was no prick of light in the dusk. No one was on the island. His prisoner was gone, safe, doubtless, for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. अब क्या बता रहे हैं वो कहते हैं, डॉक्टर सदाओ कहते हैं, वो कहता है तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा, कि तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा, यू आर अ वेरी गुड मैन। और सदाव तो खुश है, वो कह रहा है मुझे रिवॉर्ड वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इस प्रॉब्लम से निकल गया, यही बहुत है, मतलब मैंने अपनी ड्यूटी भी फुलफिल करी और मैं पैट्रियोटिक भी बना रहा, मैंने ऐसा कोई गलत काम भी नहीं किया। तो अब वो खुश है, और वो डॉक्टर सलाह जब वापस आता है तो वहाँ उस स्पॉट पे देखता है, उस लाइट की उस तरफ देखता है, क्योंकि वो लाइट देखना चाह रहा है कि क्या वो अभी वहाँ है या नहीं है। तो जब वहाँ देखता है कि वहाँ पे कोई लाइट नहीं है, वहाँ पे कुछ भी उसको नहीं दिखता, तो वो उसको एक सेंस ऑफ रिलीफ होता है, उसको रिलीफ हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है कि हाँ चलो मैंने उसको बचने के लिए भेजा तो वो बच गया। और बाद में वो ये भी सोच रहा है कि उसको काश कोई कोरियन बोट ही मिली हो, मतलब कोई और ना पकड़ के लेके हो। तो अब वो यहाँ से इस तरफ से रिलैक्स है, और उसको ये लग रहा है कि अगर वो ठीक ठाक चला गया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, मुझे रिवॉर्ड ऑलरेडी मिल गया है। He stood for a moment on the veranda, gazing out to the sea from whence the young man had come that other night, and into his mind, although without reason, there came other white faces he had known. The professor at whose house he had met Hannah, a dull man, and his wife had been a silly, talkative woman. अब क्या कहे, वो वरांडा में खड़ा है, जैसे वो वहाँ पहले देख रहा था, इसी तरह से वो वहीं ही वॉज गेजिंग, मतलब वो कंटिन्यूसली वहाँ देख रहा है, कहाँ पर, जहाँ से वो उस प्रिजनर को लेकर आया था सी शोर पर, और वो कंटिन्यूसली वहाँ देख रहा है।
और उसके माइंड में ऑल्दो विदाउट एनी रीजन, कोई ऐसा रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी उसके माइंड में वो सब लोग आ रहे हैं, वो उन सब लोगों को विजुअलाइज कर रहा है अपनी आंखों के आगे, जो अमेरिका में उन सबको जानता था, जो वाइट फेसेस। अब कौन कौन? जो उसके प्रोफेसर थे, कौन से, जिनके घर में वो हैना से मिला था, उसके वो प्रोफेसर। और डल मैन, ही वॉज अ बोरिंग मैन, डल मीन्स बोरिंग मैन। उसकी वाइफ जो शी वॉज वेरी टॉकेटिव वुमेन, जो पहले बताया हमें कि वो बहुत टॉकेटिव थी, वो उसके बारे में सोच रहा है। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, ऑल्दो वो बहुत काइंड थी उसके साथ, बहुत अच्छी थी, काइंड हार्टेड थी, लेकिन फिर भी बहुत टॉकेटिव थी और उसको पसंद नहीं थी। He remembered his old teacher of anatomy who had been so insistent on mercy with the knife, and then he remembered the face of his fat, slatternly landlady. अब क्या कहता है कि फिर वो अपने ओल्ड टीचर, एनाटमी के टीचर को याद करता है, who was very insistent. insistent का मतलब बहुत एडमेंट और फर्म थे कि जो काम मुझे करना है वो करना ही है। और कौन सा काम? ऑन मर्सी विद द नाइफ, कि नाइफ हाथ में लेके वो किसी तरह की कोई मर्सी नहीं रखते थे, मतलब कि किसी तरह की से कोई किसी के साथ आप ये कह सकते हैं दया नहीं दिखाते थे। अगर उनके हाथ में नाइफ है और उनको ऑपरेशन करना है तो वो नाइफ से ऑपरेशन करेंगे ही, वो कट करेंगे ही। तो वो इस तरह से थे, वो उनको याद कर रहा है। और फिर उसके बाद वो अपनी फैट सेटर्नली लैंड लेडी को याद कर रहा है। सेटर्नली का मतलब जो केयरलेस लेडी थी, जो वहाँ पे केयरलेस और डर्टी। लैंड लेडी कौन? जो जिस लेडी के घर में वो रह रहा था, द लेडी हु वाज द ओनर ऑफ द हाउस, जिसके घर में वो रेंट पे रह रहा था, फैट सी, और ये उसको याद कर रहा है। He had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. The Americans were full of their prejudice, and it had been bitter to live in it, knowing himself their superior. क्या कहते हैं कि जब स्टार्टिंग में वो गया तो बहुत प्रॉब्लम आई उसको घर ढूंढने में, फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन। और उसके बाद क्योंकि वो जापानीज था और वो अमेरिका में घर ढूंढ रहा था, और जापानीज और अमेरिकन जैसा बताया है कि दे वर नॉट फ्रेंड्स, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम आई थी उसको। और अमेरिकन वर फुल ऑफ प्रिजुडिस। प्रिजुडिस का मतलब होता है दे आर वेरी बायस्ड, बायस्ड, और आप ये कह सकते हैं कि अनफेवरेबल, कि मतलब ऐसे कि बायस्ड रहते हैं, कि अपने लोगों को फेवर करते हैं, दूसरों को नहीं करते हैं। तो इस तरह के वो थे। एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट। बेटर मतलब ही वाज नॉट हैप्पी टू लिव इन इट, मतलब ऐसी जगह वो रहना के लिए खुश तो नहीं था, लेकिन बट बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन ही हैड टू लिव देयर। तो अब वो कहते उसको भी याद कर रहा है। और नोइंग हिमसेल्फ दे आर सुपीरियर, और वो लोग क्या सोचते थे, वो जापानीज से अपने आप को सुपीरियर मानते थे अमेरिकन, और जापानीज अपने आप को अमेरिकन से सुपीरियर मानते थे। So how he had despised the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home. अब क्या कह रहा है कि although वो लेडी कैसी थी, but he had despised, he hated, despite means hated or disliked, despised the ignorant. ignorant क्यों कह रहा है? Because she was very rude, बहुत रूड थी वो लेडी उसके साथ। एंड डर्टी ओल्ड वुमेन हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड, कंसेंटेड मीन्स एग्रीड, कि जो एट लास्ट फाइनली एग्री कर गई, एग्रीड टू गिव हिम हर हाउस, कि अपना घर उसने रेंट पे उसको दे दिया। बिकॉज शी हैड मिजरेबल होम। मिजरेबल क्यों कह रहा है? गंदा सा, पुअर, डर्टी सा था हाउस था, लेकिन फिर भी उसने उसको चलो दे दिया, एटलीस्ट उसको रहने के लिए घर मिल गया। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर बिकॉज she had in his last year nursed him through influenza, but it was difficult, for she was no less repulsive to him in her kindness. क्या कहते हैं कि उसे सोचा भी था एक बार कि वो टू बी ग्रेटफुल टू हर, कि वो उसके लिए थैंकफुल हो, मतलब उसको थैंक्स करे या उससे अच्छा बिहेव करे। क्योंकि जब उसको एक बार इन्फ्लुएंजा इज अ काइंड ऑफ डिजीज, एक बार उसको बीमार हो गया था। डिजीज ऐसा कुछ नहीं, मतलब कफ, कोल्ड, फीवर, ये सब हो जाता है। तो जब वो बीमार हो गया था तो शी नर्स्ड मीन्स शी टुक केयर ऑफ हिम, कि उसने उसका ध्यान रखा था। उसकी लैंड लेडी ने बहुत उसका खाने पीने का ध्यान रखा था, उसका ध्यान रखा था। बट इट वॉज डिफिकल्ट, फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस। बट वो इसके लिए बहुत डिफिकल्ट था कि उसको वो थैंकफुल हो या ग्रेटफुल हो उसके लिए, क्योंकि उसको वो अच्छी नहीं लगती थी। ही हेटेड दैट लेडी। Now he remembered the youthful, haggard face of his prisoner, white and repulsive. Strange, he thought, why I could not kill him. अब उसके बाद फाइनली वो किसका फेस रिमेंबर कर रहा है? जो अपना उसका प्रिजनर आया था। हैगर्ड मीन्स वेरी वीक एंड सिक फेस, बहुत वीक फेस जो है, जो उसका था उसके प्रिजनर का, वो उसको याद कर रहा है। सब कुछ याद करने के बाद फाइनली वो क्या कहता है, अपने माइंड में उसके थॉट्स आते हैं। स्ट्रेंज, इट्स क्वाइट स्ट्रेंज, मतलब कितनी हैरान करने वाली बात है। आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम। अब वो लास्ट में ये सोचता है
कि मैं ये नहीं समझ पा रहा, आई वंडर, कि मैं इसको मार क्यों नहीं पाया। मतलब मैंने इतना कोशिश करी इसको कि मैं इसका मर्डर कर दूं, लेकिन मैं इसको मार क्यों नहीं पाया। अगर वो चाहता तो उसकी सर्जरी के टाइम भी उसको मार सकता था, लेकिन उसे मार नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो एक डॉक्टर था, और डॉक्टर था तो उसका प्रोफेशन जो है वो उसको अलाउ नहीं करता कि अगर कोई मर रहा है तो उसको और मार दो। उसका प्रोफेशन उसको ये कहता है कि अगर कोई मर रहा है तो आप उसको बचाइए, आप उसको सेव करिए, बिकॉज मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये हम सब जानते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। और आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इट गिव्स अ बिग लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी टू ऑल ऑफ अस, क्योंकि आज के टाइम पे ह्यूमैनिटी की, ह्यूमन वैल्यूज़ की बहुत ज़रूरत है हमारे पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ इस तरह से चल रहा है। तो हमें सबको मिलकर साथ रहेंगे, सब एक दूसरे को समझेंगे, पहचानेंगे, जानेंगे, एक दूसरे का दर्द समझेंगे, ह्यूमंस की तरह से रहेंगे, तो और अच्छा वर्ल्ड हम बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब इसका लेसन समझ आया है, आपको इसका थीम समझ आया है, और इसका मैसेज जरूर आप समझेंगे इस लेसन के थ्रू। आइए आज रिपब्लिक डे पे हम ये सब अपने माइंड में रखें, ये सोच लें, और एक आई शुड से दैट वी शुड टेक एन ओथ, और एक प्लेज लें, क्या, कि हम भी अपनी तरफ से जितना हो सकेगा ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए ही काम करेंगे। क्योंकि जाने के बाद कोई किसी की बैड डीड्स को याद नहीं रखता, हमेशा गुड डीड्स याद रखी जाती हैं। आप जानते हैं, कोई इंसान चला जाता है, अगर वो अच्छा काम किया है उसने, तो उसको दुनिया हमेशा याद रखती है, और नहीं तो बाकी लोगों को तो डेली पता नहीं कितने लोग मर जाते हैं, लोग जानते भी नहीं हैं, और पता नहीं भूल भी जाते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, comment in the comment section, as well as if you have not subscribed the channel, then subscribe it now, and press the bell icon also. Thank you.